ग्रीन बोर्ड पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनदीप। इस वीडियो में करेंगे क्लास 10th के सब्जेक्ट साइंस से चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो भी मैग्नेटिक इफेक्ट्स होते हैं उन्हीं को हम डिटेल में इस चैप्टर में समझने वाले हैं। इस चैप्टर की ये वन शॉट वीडियो होगी, यानी कि चैप्टर के हर एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। अगर वीडियो को एंड तक देखोगे तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। वीडियो को अकेले अकेले नहीं देखना है, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर भी कर देना है। इसके अलावा जो भी हमारा साइंस सब्जेक्ट है उसकी अदर चैप्टर की वीडियोस हैं, उन सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। उनको भी देख लेना है, अच्छी तरह से समझ लेना है। और हर एक चैप्टर के नोट्स या फिर एनसीईआरटी सॉल्यूशन आपको चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, वो आपको मिलेंगे ग्रीन बोर्ड के एंड्रॉइड एप्लीकेशन पर। ग्रीन बोर्ड एंड्रॉइड एप्लीकेशन डाउनलोड का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, डाउनलोड कर लो। इजी नोट्स आपको वहां पर मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में शुरुआत करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की नेक्स्ट पेज से। चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो भी इलेक्ट्रिक करंट होता है उसकी वजह से किस तरह से मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, इस चीज को एक एक्टिविटी करके समझ लेते हैं। एक्टिविटी में हमारे पास एक सर्किट हमने बना दिया है। सर्किट में क्या क्या चीजें हैं इस चीज को समझो। हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर एक की है, की यानी कि स्विच है। जो भी हमारे पास नेक्स्ट है वो बैटरी है। उसके बाद एमीटर है, यहाँ पर एक रेजिस्टर है, और यहाँ पर जो आपको येलो कलर का दिखाई दे रहा है एक्स वाई, हमने इसकी नेमिंग की है। ये हमारा एक कॉपर वायर है, थिक कॉपर वायर, मोटा सा कॉपर वायर यहां पर हमने लगा दिया है। और इस मोटे से कॉपर वायर के पास हमने एक राउंड यहां पर कंपस रख दिया है। ठीक है, ये हमारा क्या है भैया, एक कंपस हमने रख दिया है। अब जो की है उसको लगाया जाता है। की लगाने का मतलब होगा जो भी स्विच है उसको ऑन किया जाता है। जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे इलेक्ट्रिक करंट इसमें क्या होगा, फ्लो होगा। और जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा यहां पर कंपस जो है उसकी निडल, उसकी सुई होती है, उसकी निडल जो है वो डिफ्लेक्ट होती है। आप कहोगे भैया ये कंपस क्या होता है। कंपस की डेफिनेशन यहां पर दी गई है, लेकिन आसान भाषा में आपको समझा देता हूं। कंपस आपने देखा कहां पर होगा इसको, जो भी ऐसी मूवीज होती हैं जिसमें खजाने की खोज की जाती है उसमें इस तरह से कंपस का यूज किया जाता है ताकि उनको डायरेक्शन का पता चल सके। यानी कि कंक्लूजन क्या निकलता है, कंपस हमारा एक ऐसा डिवाइस होता है जिससे डायरेक्शंस का पता लगाया जाता है। डेफिनेशन में आ जाते हैं इसकी, अ डिवाइस टू डिटरमाइन डायरेक्शंस। कंपस एक ऐसा डिवाइस होता है जिससे डायरेक्शंस का डिटरमाइन किया जाता है बाय फ्रीली रोटेटिंग मैग्नेटाइज निडल दैट इंडिकेटेड मैग्नेटिक नॉर्थ। जो भी यहां पर कंपस होता है इसमें मैग्नेटाइज निडल होती है, यानी कि मैग्नेट से बनी हुई इसमें एक सुई होती है। और वो सुई किस तरफ इशारा करती है, हमेशा नॉर्थ की तरफ वो इशारा करती है। इस बात का आपने ध्यान रखना है। सो जो भी हमारा यहां पर कंपस है उसकी सुई डिफ्लेक्ट होती है जब इस सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। क्यों होती है, क्या क्या ऑब्जर्व करते हैं अब जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किया जाता है, इसके डिफ्लेक्शन से हम क्या क्या चीजें ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये मैग्नेट से बनी हुई सुई क्यों डिफ्लेक्ट होती है, इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। तो जो भी एक्टिविटी हमारी ये हुई है इससे हमने क्या क्या ऑब्जर्व किया। पहली ऑब्जर्वेशन हमारी ये थी कि वी सी दैट निडल इज डिफ्लेक्टेड। जो भी कंपस की निडल है वो डिफ्लेक्ट होती है, वो मैग्नेट से बनी होती है और वो डिफ्लेक्ट हो जाती है इलेक्ट्रिक करंट जैसे ही स्विच को ऑन करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। उसके बाद हमारा सेकंड ऑब्जर्वेशन था, इट मींस इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कॉपर वायर प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। अब ये डिफ्लेक्ट क्यों होगी भैया, मैग्नेट जो होती है वो मैग्नेट से ही डिफ्लेक्ट होती है, या तो आयरन से होती है या फिर जो भी हमारा मैग्नेट होता है, कोई एक मैग्नेट दूसरी मैग्नेट से डिफ्लेक्ट होती है या फिर आयरन से अट्रैक्ट होती है। ठीक है, तो मैग्नेट मैग्नेट से ही डिफ्लेक्ट हो सकती है। इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो भी करंट था, इलेक्ट्रिक करंट था, उसने एक मैग्नेटिक फील्ड बनाई। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट इसमें से पास किया गया तो उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। एक मैग्नेटिक फील्ड जो बनती है इलेक्ट्रिक करंट की वजह से, जो भी मैग्नेटिक फील्ड बनती है तो उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इसमें इलेक्ट्रो कहां से आया है, इलेक्ट्रिसिटी से, और मैग्नेटिक फील्ड बनती है तो उसको कहते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक है, जो भी हमारा यहां पर अफेक्ट हुआ है कंपस पर उसको क्या कहा जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अफेक्ट कहा जाएगा। आपको एक बात पता होगी, जो भी हमारी मैग्नेट होती हैं, ठीक है, मैग्नेट हमारी कुछ इस तरह से होती है, ब्लैक कलर की वो होती है, आई नो। अगर आप सही से उसको देखोगे तो मतलब इस तरह से भी हमें मिलती है। जो भी हमारी मैग्नेट होती है उसमें एस जो है ये किसको शो करता है, एस जो है ये शो करता है साउथ पोल को, और जो हमारा एन है वो शो करता है, एन का मतलब यहां पर होता है नॉर्थ पोल। हर एक जो भी मैग्नेट होगी, हर एक मैग्नेट का साउथ पोल होता है और
नॉर्थ पोल होता है, S से साउथ पोल को शो किया जाता है, N से नॉर्थ पोल को शो किया जाता है। सो जो भी हमारी ये एक्टिविटी हमने की है इसमें यहां पर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है जिसने कंपास की नीडल को डिफ्लेक्ट किया है, और जो भी इलेक्ट्रिक करंट है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हुई है उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कहेंगे। ठीक है, तो जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट्स होते हैं वो क्या क्या चीजें हैं और चैप्टर की जो डिटेल्स हैं उनको समझने के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। चैप्टर में आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले आपके सामने प्रस्तुत है गाइज सीबीएसई क्लास 10th सैंपल पेपर बाय ओसवाल गुरुकुल। ये जो सैंपल पेपर है इनको लेटेस्ट सिलेबस लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग डिजाइन किया गया है। जो भी क्वेश्चन पेपर होते हैं बोर्ड के वो इसमें दिए गए हैं, सोल्व भी दिए गए हैं और प्रैक्टिस के लिए अनसोल्व सैंपल पेपर्स भी दिए गए हैं। कंपिटेंसी बेस्ड वाले जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। तो एग्जाम में अगर अपना रिजल्ट इंप्रूव करना है तो ओसवाल गुरुकुल के जो भी सैंपल पेपर्स हैं मैथ साइंस सोशल साइंस सब्जेक्ट के लिए, इनसे अपना रिजल्ट आप इंप्रूव कर सकते हो। इनको परचेज करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है या फिर डायरेक्ट अमेजोन पे चले जाओ, सर्च कर लो ओसवाल गुरुकुल क्लास 10th सीबीएसई सैंपल पेपर्स, परचेज करो, प्रैक्टिस करो और अपने रिजल्ट को इंप्रूव करो। अब जो हमारा चैप्टर का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है उसकी तरफ मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पर। चैप्टर में और ज्यादा डिटेल में जाएंगे लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक चीजें समझ लेते हैं। जैसे हमारी मैग्नेट है, क्या होती है भैया मैग्नेट, इसके जो भी पॉइंट्स हैं उनको डिटेल में समझ लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट मैग्नेट के बारे में दिया है, एवरी मैग्नेट हैज टू पोल्स, हर एक मैग्नेट के दो पोल होते हैं। जैसा मैंने आपको पीछे वाले पेज पर बताया था, नॉर्थ और साउथ। जो भी एन है उससे हम नॉर्थ पोल को शो करते हैं और जो भी एस है उससे हम साउथ पोल को शो करते हैं। आसान सा हमारा पहला पॉइंट है। सेकंड वाले पॉइंट में कहा गया है लाइक पोल्स रिपेल एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। जो भी लाइक पोल्स होते हैं, लाइक जैसे यहां पर मैं साउथ पोल जो है ना, अगर हम साउथ पोल के सामने साउथ पोल को रखेंगे तो वो एक दूसरे से दूर जाएंगे, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। लाइक यानी कि एक जैसे जो होंगे, ठीक है, यहां पर अंडरलाइन कर देता हूं, लाइक पोल्स रिपेल। अगर साउथ के सामने साउथ को रखा जाएगा तो मैग्नेट एक दूसरे से दूर जाती है। इसी तरह से अगर नॉर्थ के सामने नॉर्थ पोल रखा जाएगा तो भी मैग्नेट एक दूसरे से दूर जाती है। अट्रैक्ट कब होती है, जब अपोजिट अनलाइक पोल्स एक दूसरे के पास किए जाते हैं। लाइक जैसे यहां पर मैं कर देता हूं, मेरे पास नॉर्थ पोल है और यहां पर इसके सामने मैं साउथ पोल रखता हूं तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, साउथ पोल नॉर्थ पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इसी तरह से अगर साउथ पोल है, इस तरफ नॉर्थ पोल है, तो भी ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अगर एक जैसे हम रखेंगे तो रिपेल करेंगे यानी कि एक दूसरे से दूर भागेंगे, और अगर एक दूसरे के अपोजिट हम पोल्स रखेंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमें यहां पर कहता है अ फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट अलाइन इटसेल्फ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। जो भी फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट होती है, यानी कि मान लो हमारे पास ये बार मैग्नेट है, इसको हम फ्रीली सस्पेंड करते हैं, किसी धागे को बीच में यहां पर बांध के इसको हम छोड़ देते हैं तो ये अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन कर लेती है। जो भी इसमें दिया गया है आगे, विद इट्स नॉर्थ पोल टुवर्ड नॉर्थ डायरेक्शन, जो भी इसका नॉर्थ पोल है वो नॉर्थ की डायरेक्शन को शो करता है। इस तरह से मैग्नेट की प्रॉपर्टीज हैं जो हमने यहां पर समझ ली हैं। क्या सिर्फ इतनी ही प्रॉपर्टीज हैं? जो भी मैग्नेट होती है ना, इसमें मैग्नेटिक फील्ड होती है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। तो इन दोनों चीजों को भी हमें समझना है भैया, मैग्नेटिक फील्ड और फील्ड लाइंस को। और डिटेल में मैग्नेट को समझने के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। जो भी मैग्नेट होता है उसमें मेनली दो चीजें हमें समझनी है, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड है इस वाले पेज पर समझ लेंगे, फील्ड लाइंस को समझने के लिए अगला पेज देख लेंगे। सो जो भी मैग्नेटिक फील्ड है इसके बारे में हमें यहां पर दिया गया है, द एरिया अराउंड अ मैग्नेटिक इन विच इट्स मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस है। जो भी एरिया होता है किसी भी, मान लो हमारे पास ये मैग्नेट है, इसके आसपास का जो भी एरिया है जहां तक ये चीजों को अट्रैक्ट कर सकती है या फिर रिपेल कर सकती है, किसी दूसरी मैग्नेट को रिपेल कर सकती है, अट्रैक्ट कर सकती है। आयरन जो होता है, आयरन आर्टिकल्स को अट्रैक्ट कर सकती है, उस एरिया को ही मैग्नेटिक फील्ड कहा जाएगा। जहां तक भी इसका अफेक्ट हो सकता है, जहां तक भी ये चीजों को रिपेल कर सकती है या फिर अट्रैक्ट कर सकती है, उसी को मैग्नेटिक फील्ड कहा जाएगा। इसके बारे में आगे दिया है, इट्स एसआई यूनिट इज टेस्ला। जो भी हमारी मैग्नेटिक फील्ड होती है उसकी एसआई यूनिट
टेस्ला होती है, और टेस्ला नाम से एक कंपनी भी है, आपको पता होगा, गाड़ियां वगैरह भी आती हैं उसकी। सो जो टेस्ला है ये एसआई यूनिट होती है मैग्नेटिक फील्ड की। इसके बाद नेक्स्ट है बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जो भी हमारी मैग्नेटिक फील्ड होती है इसमें दोनों चीजें होती हैं गाइस, इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और इसमें डायरेक्शन भी होती है। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है यहां पर, इट कैन बी डिस्क्राइब बाय मैग्नेटिक कंपास। जो भी हमारी मैग्नेटिक फील्ड होती है इसको कैसे डिस्क्राइब किया जा सकता है, इसको कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है, मैग्नेटिक कंपास का यूज करके। अब कंपास क्या होता है ये तो मैंने आपको पीछे वाले पेजेस पर बता ही दिया है। उसी कंपास का यूज करके जो भी मैग्नेटिक फील्ड होती है उसको डिस्क्राइब किया जाता है, उसको एक्सप्लेन किया जाता है। तो जो भी हमारा मैग्नेटिक फील्ड है उसमें बस जस्ट आपको यही चीजें याद रखनी है, और मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। जो इंपॉर्टेंट और ज्यादा डिटेल में हमें समझने के लिए जाना है वो होगा फील्ड लाइंस। अब ये फील्ड लाइंस क्या होती हैं, बहुत डीपली इनको मतलब इसका डायग्राम भी हमें बनाना होगा। तो इसको समझने के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। मैग्नेट में दूसरी चीज जो हमें समझनी है उसको कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इनको सिर्फ फील्ड लाइंस भी कहा जाता है। जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को समझेंगे तो मैग्नेट को हमें कुछ इस तरह से ड्रॉ करना है। नॉर्थ पोल ऊपर की तरफ होना चाहिए, साउथ पोल नीचे की तरफ होना चाहिए। अब जो भी हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं डेफिनेशन पर आ जाते हैं इसकी। इसमें कहा गया है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस है। जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं, इनको माना गया होता है, ये इमेजिन की जाती हैं, ठीक है, ये एक्चुअल में नहीं होती हैं, इमेजिनेशन होती है ये किसी भी मैग्नेट की लाइंस के बारे में। अब इनका काम क्या होता है एक्चुअल में, विच डिपिक्ट द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो भी हमारी ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, ये क्या चीजें बताती हैं हमें, ये स्ट्रेंथ बताती हैं, जो भी मैग्नेट है उसकी स्ट्रेंथ को बताती हैं, और डायरेक्शन बताती हैं कि भाई जो भी मैग्नेट है उसकी जो भी मतलब डायरेक्शन का मतलब होगा कि उसका नॉर्थ पोल किस तरफ है, उसका साउथ पोल किस तरफ है। ये सारी चीजें की जानकारी कहां से मिलती है हमें, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस से मिलती है। अब जो भी लाइंस हैं वो तो चलो ड्रॉ करेंगे ही, उससे पहले इन पॉइंट्स को भी समझना पड़ेगा। पॉइंट्स को समझते समझते जो भी लाइंस होंगी उनको समझा जाएगा। तो इसमें दिया है फील्ड लाइन अराइज फ्रॉम नॉर्थ पोल। जो भी हमारी फील्ड लाइंस होती है वो कहां से बनती हैं, जैसे कोई नदी है ना, हिमालय से बहुत सारी नदियां निकलती हैं, इसी तरह से नॉर्थ जो हमारा होता है वहां से फील्ड लाइंस बनती हैं। और इनका एंड कहां पर होता है, एंड इनटू साउथ पोल। जो भी साउथ पोल होता है वहां पर इनका एंड होता है। तो मैं इस तरह से देखो मैं ड्रॉ करने जा रहा हूं यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। तो नॉर्थ पोल हमारा है, नॉर्थ पोल से ये निकलती हैं, तो इस तरह से निकलेंगी और इस तरह से साउथ पोल में ये आ जाएंगी। इस पे हमें डायरेक्शन भी इस तरह से लगानी होगी, ठीक है। ये क्या बनाई है मैंने यहां पर, ये एक फील्ड लाइन मैंने बनाई है, नॉर्थ से ये निकली है, हमने एरो भी लगा दिया है, ठीक है, नॉर्थ से ये निकलती है और साउथ की तरफ ये एंड होती हैं। इस तरह से हम बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बना सकते हैं। दीज आर इन क्लोज्ड कर्व्स। जो भी हमारी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं ये क्लोज कर्व्स में होती हैं। जैसे यहां पर मैं इस तरह से और भी यहां पर बना सकता हूं, ठीक है, इसी तरह से मतलब इसकी भी डायरेक्शन मुझे शो करनी पड़ेगी, इस तरह से भी मैं और बना सकता हूं, डायरेक्शन मुझे सभी की शो करनी पड़ेगी, इस तरफ से भी मैं बना सकता हूं, ठीक है। डायरेक्शन शो करते हुए हम बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां पर बना सकते हैं। और इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात नेक्स्ट वाले पॉइंट में आ जाती है। इसमें कहा है क्लोजर फील्ड लाइंस स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन से क्लोजर होती हैं, ठीक है, अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड जो है, अलग अलग मैग्नेट की अलग अलग फील्ड लाइंस होती हैं, किसी की बहुत पास पास में होती हैं, किसी की बहुत दूर दूर होती हैं। अगर क्लोजर हैं, पास पास में हैं, तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती है, यानी कि वो मैग्नेट बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत मजबूती से वो चिपकती है लोहे के साथ है। इसके बाद है लाइंस नेवर इंटरसेक्ट। जैसे ही मैंने यहां पर जो लाइंस बनाई हैं, क्या ये लाइंस एक दूसरे को कट करती हैं, कहीं भी आप देख रहे हो कहीं पर भी एक दूसरे को ये कट नहीं करती हैं। तो जो भी यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है। इसके बाद कहा गया है इनसाइड मैग्नेट। भाई जो भी हमने यहां पर लाइंस बनाई है ये कहां पर है, आउटसाइड मैग्नेट है, यानी कि मैग्नेट से बाहर की तरफ है। मैग्नेट से बाहर की तरफ जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ से
साउथ होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। अगर हम मैग्नेट के अंदर की बात करें तो क्या होगा भैया, मैग्नेट के अंदर की बात हमें बताता है इनसाइड मैग्नेट डायरेक्शन ऑफ लाइंस इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ है। मैग्नेट के अंदर जो है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है, मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ और मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ होती है। तो इसको भी हमें शो करना पड़ेगा, व्हाइट पेन का मैं यूज करता हूं। मैग्नेट के अंदर जो है वो इस तरह से डायरेक्शन होती है, ठीक है। मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ होती है, मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ होती है। मैग्नेट के अंदर जो डायरेक्शन है वो पलट जाती है, मैग्नेट के बाहर की डायरेक्शन फील्ड लाइंस की और अंदर की डायरेक्शन फील्ड लाइंस की वो एक दूसरे के अपोजिट होती है। इस बात को बिठा लो अपने दिमाग में, इस बात को रट लो भैया, ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन इससे रिलेटेड आया है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको बना के दे दी जाएगी, डायग्राम आपको दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि ये डायग्राम सही है, सही नहीं है, या फिर इसमें कोई करेक्शन है, तो वो भी आपको करने के लिए बोला जाता है। इस तरह से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन, बहुत बार क्वेश्चन आया है। तो ये जो डायग्राम मैंने आपके सामने बनाया है, इसमें जो फील्ड लाइंस बनाई है मैग्नेट के बाहर और मैग्नेट के अंदर, वो आपको पता होनी चाहिए। ये सारे पॉइंट आपको रट लेने हैं बिल्कुल। जो भी हमारा मैग्नेट है, मैग्नेटिक फील्ड है, फील्ड लाइंस हैं, सारी चीजें हमने मैग्नेट के बारे में समझ ली हैं। अब मान लो हमारे पास कोई कंडक्टर है, अगर उसमें से हम करंट फ्लो करते हैं तो वो किस तरह से मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है, ये हमें समझना होगा। उसको समझने के लिए मूव करते हैं गाइस नेक्स्ट पेज पर। हमने मैग्नेट को डिटेल में समझ लिया, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइन से इन सभी कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझ लिया है। तो अगले कॉन्सेप्ट की बारी हमारी आ जाती है, जिसमें हम समझेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है जो करंट कैरी करता है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किस तरह की होती है, इसको समझने के लिए हमने दो सर्किट यहां पर बना लिए हैं। सिंपल सर्किट यहां पर है, आप देख सकते हो, ये हमारी की है, बैटरी यहां पर रखी गई है और जो येलो कलर में आपको दिख रहा है ये कॉपर वायर है, थिक कॉपर वायर है। इसी तरह से सेकंड वाले में हमारे पास बैटरी है, की है और इसमें भी यहां पर थिक कॉपर वायर है। आप कहोगे कि भैया इन दोनों में डिफरेंस तो कुछ है ही नहीं, अगर आप ध्यान दोगे तो आपको डिफरेंस नजर आ जाएगा। डिफरेंस क्या है भैया, बैटरी का पॉजिटिव इसमें इस तरफ है और नेगेटिव इस तरफ है। दूसरे वाले में देखेंगे तो पॉजिटिव इस तरफ है, नेगेटिव इस तरफ है। जो भी हमारी नॉर्थ डायरेक्शन है इसको हमने ऊपर की तरफ रखा है, ठीक है। हमारी नॉर्थ डायरेक्शन किस तरफ है भैया, इस तरफ नॉर्थ डायरेक्शन हो जाती है। अब यहां पर जो भी हमारा फर्स्ट वाला सर्किट है, अगर इस सर्किट के इस कंडक्टर यानी कि जो भी हमारा येलो वायर है, कॉपर का वायर है, इसके पास में हम कंपास को रखते हैं। जो भी कंपास की डिफ्लेक्शन है, ठीक है, कंपास को हम रखते हैं और जो भी स्विच है उसको हम ऑन कर देते हैं। तो कंपास का जो डिफ्लेक्शन होगा वो कुछ इस तरह से होता है। किस तरफ होता है भैया, ये ऊपर की तरफ, हमारा नॉर्थ की तरफ इसकी पोजीशन होनी चाहिए थी, लेकिन इसका डिफ्लेक्शन जो है ना वो ईस्ट साइड में होता है। इस बात का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। इसका डिफ्लेक्शन ईस्ट साइड में होता है। जब बैटरी मतलब जो करंट हमारा है उसकी डायरेक्शन कब होती है, जब हाँ करंट की डायरेक्शन इस तरह से होती है ना, तो जो भी डिफ्लेक्शन है वो ईस्ट साइड में होता है। नॉर्थ की तरफ होना चाहिए था लेकिन वो डिफ्लेक्ट होके ईस्ट की साइड जो निडल है वो अपना फेस कर लेती है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बैटरी को पलट देते हैं यानी कि करंट की जो डायरेक्शन है कंडक्टर में उसको चेंज कर देते हैं। अब पॉजिटिव हमने इस तरफ कर दिया है तो करंट की डायरेक्शन भी इसी तरह से हो जाएगी, ठीक है। करंट की डायरेक्शन को हमने रिवर्स कर दिया है, पलट दिया है, तो जो भी हमारा यहां पर कंपास होगा उसमें क्या होगा, देखो कंपास जो भी हमने यहां पर रखा है उस कंपास का जो डिफ्लेक्शन है ना वो अब किस तरफ हो जाता है भैया, वेस्ट साइड। ऊपर की तरफ नॉर्थ है, मैंने आपको बताया था, इस तरफ नॉर्थ है, ठीक है। ये नॉर्थ की साइड हमारी है, इस तरफ हमारा ईस्ट होता है तो इस तरफ हमारा क्या हो जाएगा भैया, वेस्ट हो जाएगा। जब हम करंट की डायरेक्शन को पलट देते हैं तो डिफ्लेक्शन जो है वो वेस्ट साइड में हो जाता है। इन बातों को आपने समझना है, ठीक है। करंट की डायरेक्शन पलटने पर जो डिफ्लेक्शन है सुई का, कंपास की निडल का, वो भी डिफ्लेक्ट हो जाता है, वो भी रिवर्स हो जाता है। तो यहां से एक चीज समझ में आती है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, अगर करंट को हम रिवर्स करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी रिवर्स हो जाती है। ये कंक्लूजन हम इन दोनों सर्किट डायग्राम से समझ सकते हैं। जब हमने करंट को पलटा तो डिफ्लेक्शन जो होता है वो भी पलट जाता है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी
चेंज हो जाती है। अब जो भी हमारा कंडक्टर है जो करंट कैरी करता है उसमें मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअल में किस तरह से होती है उसका एक थंब रूल होता है, उसको समझना है तो उसको लिए चलेंगे अगले पेज पर। सबसे स्टार्टिंग वाले पेज पर हमने एक सर्किट डायग्राम बनाया था और यहां पर कंपास रखा था। कंपास में डिफ्लेक्शन आता है क्योंकि जो एक्स वाई हमारा कंडक्टर यहां पर होता है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होने पर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। अगर हम इस एक्स वाई वाले जो भी हमारा ये कंडक्टर है यहां पर आयरन का पाउडर डालेंगे तो क्या होगा। देखो हमने यहां पर एक कार्डबोर्ड लगाया, इस कार्डबोर्ड पर हमने आयरन जो होता है, मैग्नेट क्या करती है, आयरन को अट्रैक्ट करती है ना, तो यहां पर क्या किया गया, जो भी आयरन पाउडर है उसको डाल दिया गया। अब यहां पर नोटिस किया जाता है उसके बाद जो भी आयरन पाउडर है ना, जैसे ही इसमें करंट फ्लो होता है, करंट की डायरेक्शन क्या होती है भैया, पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। ठीक है, डायरेक्शन यहां पर मैंने सर्किट डायग्राम में शो कर दी है। जो भी पॉजिटिव टू नेगेटिव यहां पर करंट की डायरेक्शन है, जब भी इसमें करंट फ्लो होता है, की को ऑन किया जाता है, स्विच को ऑन किया जाता है, तो यहां पर कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स बनने लगे। कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स क्या होते हैं, अगर मैं आपको डिटेल में समझाऊं, इस तरह से ये कार्डबोर्ड है, ठीक है, ये वाला कार्डबोर्ड यहां पर मैंने ड्रॉ किया है, इस पे कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स है, इसके बीच में इस तरह से छेद किया गया और जो भी ये वायर है, कॉपर का थिक वायर है, इसको इस छेद में से पास किया गया। जो भी आयरन पाउडर इस पर डाला गया था उसके इस तरह से सर्कल बन जाते हैं, इसके पास में कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स बनते हैं। ठीक है, इस तरह से छोटे छोटे सर्किल्स यहां पर बन जाते हैं, जो भी आयरन पाउडर है वो सर्किल्स की फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, इस पे भी आपके लिए बना देता हूं, इस तरह से सर्किल्स बन जाते हैं। इस कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स यानी कि सेंटर जो होता है ना, जहां से ये वाला जो छेद है किया गया था, जहां से कॉपर वायर को पास किया जाता है, ये सभी सर्किल्स का सेंटर था। आयरन पाउडर जो है ना वो सर्किल्स की फॉर्म में आ जाता है, यानी कि आयरन पाउडर की जो ये फॉर्मेशन हुई थी ये किस वजह से होती है, इलेक्ट्रिक सिटी इसमें से पास होने पर, इलेक्ट्रिक करंट इसमें पास होने पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अफेक्ट जो होता है उसकी वजह से इस तरह से कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स इसमें बनते हैं। तो यही बात यहां पर कही गई है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर। अगर हमारे पास कोई स्ट्रेट कंडक्टर है, सीधा सीधा कंडक्टर है एक्स वाई, अगर उसको हम उसमें से करंट पास कराएंगे तो क्या क्या चीजें ऑब्जर्व होंगी, एक्टिविटी तो मैंने बता दी। अब ऑब्जर्वेशन क्या है, तो ऑब्जर्वेशन में हमारे पास सबसे पहले यहां पर है, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स एट एवरी पॉइंट ऑन कंडक्टर। जो भी हमारा यहां पर कंडक्टर होता है उसके हर एक पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस तरह की होगी, कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स से उसको हम इस तरह से शो कर सकते हैं। ठीक है, वो कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स की फॉर्म में आ जाती है। ये आयरन का जो पाउडर था इसी फॉर्मेशन में आ जाता है, उससे हम ये कंक्लूजन निकाल लिया। इसके बाद कहता है क्लोजर सर्किल्स आर क्लोजर नियर द कंडक्टर। जो हमारा कंडक्टर होता है उसके पास में तो कई सारे छोटे छोटे सर्किल्स होते हैं, जैसे जैसे दूर जाते हैं एक सर्किल दूसरा सर्किल, उसके बाद सर्किल से सर्किल की जो दूरी है वो बढ़ती चली जाती है। यानी कि पास में सर्किल बहुत पास पास में होते हैं, बिल्कुल पास पास में होते हैं, लेकिन दूर जाने पर उनकी जो बीच की दूरी है वो बढ़ती चली जाती है। बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट है। इसके बाद कहा जाता है डायरेक्शन गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। और जो भी हमारा स्ट्रेट कंडक्टर से हम करंट पास करते हैं उसकी मैग्नेटिक फील्ड को समझने के लिए यहां पर राइट हैंड थंब रूल का यूज किया जा सकता है। भैया राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, देखो राइट हैंड थंब रूल को समझने के लिए यहां पर मैंने एक राइट हैंड ले लिया है। जो भी हमारा ये वाला कंडक्टर है, आप यहां पर देख सकते हो करंट की डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ है, डाउनवर्ड है। तो हम यहां पर जो वायर ले लेते हैं, ठीक है, मान लो इस हाथ में हमारे पास वायर है कोई, ठीक है, वैसे वायर को टच नहीं करना है, जस्ट यहां पर मैं इसमें आपको करंट की डायरेक्शन शो कर रहा हूं। जो भी हमारा ये करंट है इसकी डायरेक्शन मैंने आपको येलो वायर से शो कर दिए है। एरो आप देख सकते हो, करंट की जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड यानी कि नीचे की तरफ है। तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से होगी, हम जो भी राइट हैंड होता है ना आपने वो करना है। ठीक है, जो भी आपका राइट हैंड है उसको इस तरह से करना है आपने। और मान लो ये पेन जो है ये करंट को शो करता है, इस पेन की टिप जिस तरफ है नीचे की तरफ डाउनवर्ड जो है ये करंट की डायरेक्शन है। तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज हो जाएगी। इस तरह से आपने समझ लेना है। ठीक है, यहां पर जो करंट है वो किस तरफ है भैया, डाउनवर्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से होगी, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड यहां पर क्या हो जाएगी भाई, क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई घूमती है ना जैसे, उसी तरह से क्लॉकवाइज ये हो जाएगी। सो जो भी हमारा ये वाला सर्किल है ये मैग्नेटिक फील्ड शो करता है, ये
करंट शो करता है। अगर करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड जो है इस तरह से सर्किल से शो की जाएगी, वो भी क्लॉकवाइज। इस बात का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। सिंपल चीज हो गई। अगर स्ट्रेट कंडक्टर से करंट पास करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड में हमने क्या क्या चीजें ऑब्जर्व की और इसको हमने राइट हैंड थंब रूल से शो कर दिया है। जो भी ये राइट हैंड थंब रूल है ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्लास 10th में तो काम आएगा ही, आगे भी अगर साइंस को आप कंटिन्यू करोगे तो वहां पर भी आपका ये काम आने वाला है। सो स्ट्रेट कंडक्टर से अगर इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से वर्क करती है ये हमने समझ लिया। अब किसी सर्कुलर लूप से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो किस तरह की मैग्नेटिक फील्ड हमें मिलेगी ये भी हमें समझना है। तो उसके लिए मूव करेंगे गाइस नेक्स्ट पेज पर। स्ट्रेट कंडक्टर के बाद अब समझना है कि सर्कुलर लूप से इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो किस तरह की मैग्नेटिक फील्ड हमें मिलती है। तो यहां पर आता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। यहां पर हमने एक सर्कुलर लूप बना ली है, इसको हमने सर्किट से कनेक्ट कर दिया है। पॉजिटिव टर्मिनल से इसको कनेक्ट किया है, नेगेटिव टर्मिनल से इसको कनेक्ट किया है। अब जो भी करंट की डायरेक्शन है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, ये सिंपल बात आपको पता है। तो यहां पर हम इस तरह से एरो से शो कर सकते हैं करंट की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। बहुत सिंपल सा पॉइंट, ये आपको इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में मैंने बता दिया था। अब यहां पर जो डायरेक्शन होगी ना, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो किस तरह से होगी भैया, इस तरह से होगी। इस तरफ हमारा हो जाएगा साउथ, इस तरफ हमारा हो जाएगा नॉर्थ, और डायरेक्शन क्या होगी भैया, इस तरह से इसकी डायरेक्शन होगी, ठीक है। अब यहां पर अगर हम ऊपर की तरफ चलते जाएंगे तो हमारी जो डायरेक्शन है इस तरह से चलेगी, जो लूप है वो बनना इस तरह से शुरू हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से ये लूप बनना शुरू हो जाएंगे और बिल्कुल इसके पास में यहां पर आएंगे तो इस तरह से हमारी लूप इस तरह से बनेगी, ठीक है। इस तरह से ये लूप बनती चली जाएंगी। इसके अंदर जाएंगे तो और छोटा सर्किल यहां पर बनेगा। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम इसमें नीचे की तरफ चलेंगे तो जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरह से होगी, साउथ टू नॉर्थ की तरफ यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगी। अगर यहां पर हम पास में आएंगे तो हमारी कुछ इस तरह की होगी, और अंदर और करेंगे तो और छोटा सर्किल यहां पर बनेगा। तो जो भी हमारी सर्कुलर लूप होती है उसमें मैंने आपको समझा दिया है किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड होती है। जो भी हमारा यहां पर ये सर्कुलर लूप है इसके पॉइंट्स को समझेंगे तो और ज्यादा जानकारी आपको मिल जाएगी। इसमें सबसे पहला पॉइंट दिया है, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स एट एवरी पॉइंट। हम यहां पर इसको समझ सकते हैं कि यहां पर भी कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स बनेंगे हर एक पॉइंट पर। देखो इस तरह से सर्किल बनेंगे, जो हमारा ये है ये भी इस तरह से बड़ा सर्किल बनेगा, इस तरह से ये और बड़ा सर्किल बनेगा। अगर हम इसको कंप्लीट बनाएंगे इस तरह से ये हमारा और बड़ा सर्किल बनेगा। इसी तरह से ऊपर वाले भी जो हैं इस तरह से हमारे कंप्लीट सर्किल्स बनेंगे। और इस बात का आपने ध्यान रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, एक दूसरे को नहीं काटती हैं। इसके बाद आता है इसमें नेक्स्ट वाला पॉइंट, सर्किल्स बिकम लार्जर एंड लार्जर एज वी मूव अवे। अगर हम दूर की तरफ, देखो यहां पर हम कंडक्टर के बिल्कुल पास में है छोटा सर्किल, दूर की तरफ जाएंगे तो बड़ा वाला सर्किल होगा, और दूर की तरफ जाएंगे तो और बड़ा सर्किल, और दूर की तरफ जाएंगे तो और बड़ा सर्किल, और दूर जाएंगे तो और बड़ा सर्किल। जैसे जैसे दूर जाएंगे कंडक्टर से सर्किल जो है वो बड़े बड़े बनते चले जाएंगे। नेक्स्ट यहां पर दिया है, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड लूप इज सेम। लूप के अंदर की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो भी किस तरह से होती है भैया, साउथ टू नॉर्थ ही होती है। इस डायरेक्शन को भी आपने याद रखना है, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है इसमें, इसको भूल मत जाना। डायग्राम आपके आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। इस तरफ साउथ होगा, इस तरफ नॉर्थ होगा। जो भी हमने यहां पर लूप बनाई है, नीचे वाला पॉजिटिव ऊपर वाला नेगेटिव टर्मिनल होगा, ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। ये तीनों पॉइंट मैंने आपको समझा दिए हैं। अब जो भी सर्कुलर लूप होती है इसमें मैग्नेटिक फील्ड को क्या क्या चीजें अफेक्ट करती हैं, क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो मैग्नेटिक फील्ड को इसके अंदर अफेक्ट कर सकती है, उस चीज को समझना है हमें। तो यहां पर दिया है फैक्टर्स अफेक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड इन सर्कुलर लूप। जो भी हमारी सर्कुलर लूप है उसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के, यानी कि करंट अगर बढ़ा देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ जाएगी, ठीक है। इसी तरह से करंट अगर कम कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी कम हो जाती है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होगा करंट बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, करंट कम होगा मैग्नेटिक फील्ड भी कम होगी। इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड के बारे में दिया गया है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कोइल। अगर यहां पर हमने सिर्फ एक ही टर्न यहां पर रखा है इस कोइल का, अगर हम ज्यादा टर्न्स कर देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो
बढ़ जाएगी तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कोइल। जो भी यहां पर हमने सर्कुलर लूप लगाया है, अगर हम इसके टर्न्स बढ़ा देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी। नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कोइल बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ जाएगी। नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कोइल अगर हम कम करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी कम हो जाती है। इसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड में एक और होता है यहां पर, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि 1 में यहां पर आ जाएगा डिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। जो भी मैग्नेटिक फील्ड है वो कंडक्टर से दूर जाने पर कम होती है। इसमें यहां पर 1 में लिखा गया है, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है कंडक्टर के डिस्टेंस से। अगर कंडक्टर से डिस्टेंस कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। अगर डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाती है। डिस्टेंस बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड कम होगी। डिस्टेंस कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाती है। तो सर्कुलर लूप से किस तरह से चीजें होती हैं वो सारे पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं विद डायग्राम, और इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो भी आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। जो ये डायग्राम है ये काफी इंपॉर्टेंट है। जो भी चीजें मैं यहां पर सर्किल कर रहा हूं इनका आपने ध्यान रखना है जब भी इस डायग्राम को आप ड्रॉ करोगे। जो भी हमारा सर्कुलर लूप है उसे करंट अगर हम पास करेंगे किस तरह की मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, समझ में आ गया है। तो अब बात करेंगे हम सोलेनोइड की। भाई क्या होता है सोलेनोइड, और सोलेनोइड में जो डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो किस तरह की होती है, इसको समझने के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब बारी आ जाती है सोलेनोइड को समझने की। अगर सोलेनोइड के अंदर हम करंट पास करते हैं तो किस तरह की मैग्नेटिक फील्ड बनती है, इस चीज को हमें समझना है। लेकिन उससे पहले आप कहोगे भैया ये बता दो सोलेनोइड क्या होता है। तो सोलेनोइड की डेफिनेशन यहां पर लिखी गई है, इसमें है अ कॉइल ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर व्रैप्ड क्लोजली इन अ सिलिंड्रिकल फॉर्म। जो भी हमारा कॉपर वायर होता है उसको सर्कुलर टर्न्स में व्रैप किया जाता है, पास पास में जो टर्न्स हैं वो बनाए जाते हैं और ये सिलिंड्रिकल फॉर्म में होता है। इसका डायग्राम कुछ इस तरह का होता है। आप यहां पर जो व्हाइट वायर है ना, ये कॉपर की वायर है, तो इसको इस तरह से सिलिंड्रिकल फॉर्म में बनाया गया है। इस सिलिंड्रिकल फॉर्म को क्या कहा जाता है कॉपर की, इसको सोलेनोइड कहा जाता है। ठीक है, बहुत आसान से इसकी डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। अब जो भी हमारा ये सोलेनोइड होता है, व्हाइट कलर से मैंने इसको शो किया है, इसको हमें क्या करना होगा, जो भी सर्किट डायग्राम सर्किट होता है उससे कनेक्ट करना होगा। तो सर्किट डायग्राम हमारा इस तरह से बनेगा। यहां पर मैंने इसको इस तरह से थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेता हूं। सोलेनोइड के जो भी वायर है कॉपर वाले, आपको एक बात पता होनी चाहिए। देखो, जब भी हम सर्किट डायग्राम बनाते हैं तो वहां पर हमें की यानी कि स्विच बनाना होता है। अगर की या स्विच नहीं बनाओगे तो पूरा डायग्राम आपका गलत कर दिया जाएगा, एक भी नंबर आपको नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपको इस तरह से हमें पहले बैटरी बना लेनी है। बैटरी का पॉजिटिव ये हो जाएगा, इसके बाद जो हमारी बैटरी है उसका नेगेटिव इस तरफ हो जाएगा। आगे थोड़ा सा चल के यहां पर हमें एक स्विच भी बहुत जरूरी है इसको बनाना। अगर स्विच नहीं बनाओगे तो सर्किट डायग्राम आपका सारा का सारा गलत माना जाता है। जो भी हमारा यहां पर सोलिनोइड है इसको हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट की डायरेक्शन होती है, ये सिंपल पॉइंट आपको पता है। तो करंट की डायरेक्शन को यहां पर शो कर देते हैं। देखो मैंने ये एरो लगा दिया है। ये एरो क्या बताता है कि करंट की डायरेक्शन इसमें इस तरह से है। ठीक है, यहां पर घूम के करंट इस तरफ आ जाएगा। अब हम स्विच को ऑन करते हैं। जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे इसमें से करंट पास होगा और करंट पास होने से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। जो भी मैग्नेटिक फील्ड इसमें प्रोड्यूस होगी वो किस तरह की होगी वो भी आपको पता होनी चाहिए। तो यहां पर मैं इस तरह से एक बार मैग्नेट बना लेता हूं। बार मैग्नेट वही यार जो शुरू में दिखाई थी मैंने आपको। बार मैग्नेट का एक तरफ साउथ पोल होता है, एक तरफ है नॉर्थ पोल होता है, वही तो होती है बार मैग्नेट। शुरू में मैंने आपको दिखाई थी ब्लू और रेड कलर वाली। ठीक है, अब यहां पर जो भी हम इसमें सर्किट को जैसे ही ऑन करते हैं, स्विच जो है की जो है उसको हम जैसे ही इंसर्ट करते हैं तो हमें कुछ ऑब्जर्वेशन मिलती है। वो ऑब्जर्वेशन क्या है भैया, फर्स्ट वाली है कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलिनॉइड इज सिमिलर टू दैट ऑफ बार मैग्नेट। जो बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड होती है कुछ उसी तरह की मैग्नेटिक फील्ड हमें सोलिनॉइड से मिलती है। कुछ उस तरह की नहीं कहूंगा मैं, बिल्कुल सेम मिलती है। क्यों सेम है ये आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उससे पहले सेकंड वाले पॉइंट को समझो। मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म इनसाइड द सोलिनॉइड। जो भी सोलिनॉइड के अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होती है वो यूनिफॉर्म होती है, उसमें ज्यादा बदलाव नहीं आता है जब इस सर्किट को ऑन रखा जाता है, यानी कि स्विच को ऑन रखा जाता है।
अब जो भी हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो सिमिलर किस तरह से है बार मैग्नेट से। बार मैग्नेट में मैंने आपको फील्ड लाइंस बता दी थी। बार मैग्नेट में जो फील्ड लाइंस होती हैं वो क्या होती हैं भैया, बाहर की तरफ, बार मैग्नेट के बाहर की तरफ नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं। ठीक है, इस तरह से होती है ना, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं। और अंदर की तरफ क्या होता है, साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है। इस तरह से मैंने आपको समझाया था फील्ड लाइंस किसकी, बार मैग्नेट की। मैग्नेट या फिर कहें उसको बार मैग्नेट है। कुछ इसी तरह की चीजें हमें यहां पर सोलेनोइड में देखने को मिलती है। इसमें दिया है डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस इन सोलेनोइड। सोलेनोइड जो हमारा है, यहां पर अगर हम पहले आउटसाइड की बात कर लेते हैं। आउटसाइड में मान लो हमारे पास भैया ये साउथ है, ये नॉर्थ है। ठीक है, इस तरफ हमारा साउथ हो गया, इस तरफ हमारा नॉर्थ हो गया। बार मैग्नेट जो हमारी है उसका साउथ यहां पर है, नॉर्थ यहां पर है। अब जो हमारी फील्ड लाइंस होंगी इस सोलेनोइड में, उनको समझो। नॉर्थ से किस तरफ है ये फील्ड लाइंस जो ग्रीन कलर से आपको शो हो रही हैं, इन पे एरो किस तरफ लगा हुआ है, जो एरो है इस पे इस तरफ लगा हुआ है, यानी कि नॉर्थ से साउथ की तरफ ये हैं। जो हमारी बार मैग्नेट है इसमें भी नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है। मैग्नेट से बाहर की बात मैं कर रहा हूं। सोलेनोइड में जो बाहर की तरफ फील्ड लाइंस बनती हैं उनकी डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ होती है, और बार मैग्नेट में भी ऐसा ही होता है, इसीलिए ये सिमिलर होती है। इसके अलावा अगर हम अंदर की बात कर लें, चलो बाहर की तरफ ऊपर वाली आपने फील्ड लाइंस देख ली, नॉर्थ से साउथ है। नीचे की तरफ देखोगे तो भी हमारी यहां पर क्या है, नॉर्थ से साउथ ही है। इसके अलावा अगर हम सोलिनोइड के अंदर की तरफ देखें, मैग्नेट जो हमारी होती है बार मैग्नेट, इसके अंदर की तरफ क्या होती है, साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है। अगर हम इनसाइड देखते हैं सोलिनोइड के, तो उसमें साउथ टू नॉर्थ होती है। देखो अंदर वाली जो ग्रीन लाइन आपको ये दिख रही है, इसमें क्या है, अंदर की तरफ जो मैग्नेटिक लाइंस होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस होती हैं, उनकी डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ होती है, जैसा कि बार मैग्नेट में होता है। बिल्कुल उसी तरह की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज यहां पर सोलिनोइड में जब करंट पास होता है यहां पर शो होती हैं। बाहर की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो नॉर्थ से साउथ होती हैं, अंदर की तरफ साउथ से नॉर्थ होती हैं। इसी तरह की प्रॉपर्टीज जो मैग्नेटिक फील्ड की है वो बार मैग्नेट में होती है। तो क्या इस सोलेनोइड का यूज करके मैग्नेट बनाई जा सकती है? बिल्कुल बनाई जा सकती है। इस सोलेनोइड का यूज करके मैग्नेट, अब किस तरह से क्या प्रोसेस होता है, किस मटेरियल की मैग्नेट बनाई जा सकती है, टेम्परेरी या परमानेंट, वो सारी चीजें समझनी है। तो उसके लिए मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पर। सोलिनोइड की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हमने डिटेल में समझ लिया है। अब बारी आ जाती है सोलिनोइड में मैग्नेट बनाने की। किस तरह से मैग्नेट बनाई जा सकती है, किस मटेरियल की मैग्नेट बनाई जा सकती है, इस तरह से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है। तो सोलिनोइड के बारे में यहां पर दिया है, a strong magnetic field produced inside solenoid can be used to magnetize a piece of magnetic मटेरियल। जो भी हमारे मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं उनको मैग्नेटाइज करके मैग्नेट बनाई जा सकती है। सोलिनोइड के अंदर अगर हम उसको रख देंगे तो वो मैग्नेट बन सकती है। अब किस मटेरियल की मैग्नेट बन सकती है? मैग्नेटाइज मटेरियल हमारा कौन सा होता है? आयरन होता है। आयरन भी दो तरह का होता है, सॉफ्ट आयरन, हार्ड आयरन। तो कौन से वाले आयरन की बनाई जाती है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। एक नंबर का क्वेश्चन यहां से बनता है। मैंने कुछ दिन पहले एक पोल किया था, कम्युनिटी टैब पे मैंने एक क्वेश्चन किया था, तो उस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ 15% ऐसे बच्चे थे जिन्होंने सही किया है, यानी कि गलत आंसर करने वाले 85% स्टूडेंट थे। तो खुद से भी थोड़ा सा पढ़ना चाहिए यार, आंसर करने से पहले थोड़ा सा सोचना चाहिए। जो भी सॉफ्ट आयरन होता है भैया, अगर सॉफ्ट आयरन को सोलिनोइड के अंदर रख दिया जाएगा तो वो एक मैग्नेट बन सकती है। ठीक है, उसमें से करंट पास करेंगे तो वो मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा। When placed inside the coil, the magnet so formed is called electromagnet। और जो भी सॉफ्ट आयरन की मैग्नेट बनेगी हम उसको मैग्नेट बार नहीं कहेंगे, हम उसको कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये बात भी आपने ध्यान रखनी है। इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनेगी? सोलिनोइड के अंदर सॉफ्ट आयरन को रखने से और उसमें से करंट भी पास कराना पड़ेगा, तब जाके हमें सोलिनोइड के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगी। अब आप कहोगे कि भैया जो परमानेंट मैग्नेट होती है, यानी कि जो मैग्नेट होती है, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट जो हमने बनाई है, इनमें अंतर क्या होता है? बहुत बड़ा अंतर होता है भाई। अंतर क्या होता है ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसीलिए यहां पर मैंने आपके सामने
रख दिया है। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहला पॉइंट इसमें है इट इज टेम्परेरी मैग्नेट। जो भी इस सोलिनॉइड के अंदर हम सॉफ्ट आयरन को रख के मैग्नेट बनाते हैं, ये टेम्परेरी मैग्नेट होती है। ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को धीरे धीरे लूज करना शुरू कर देती है, ठीक है। कुछ समय के लिए वो मैग्नेट रहता है, उसके बाद वो वापस से सॉफ्ट आयरन बन जाता है। अगर हम परमानेंट मैग्नेट की बात करें या फिर जो मैग्नेटिक बार हमारे होते हैं उसकी बात करें, तो इट इज परमानेंट मैग्नेट, वो हमेशा मैग्नेट रहते हैं। इसके अलावा हमें यहां पर सेकंड पॉइंट दिया गया है स्ट्रेंथ कैन बी वेरिड। जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं, अगर इसमें से ज्यादा करंट पास करेंगे तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो मैग्नेट बनेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगी। कम करंट पास करेंगे तो जो स्ट्रॉन्ग है, मतलब जो यहां पर फील्ड लाइंस हैं वो वीक होंगी, इसीलिए जो वीक मैग्नेट है वो बनेगी। तो स्ट्रेंथ जो है इसकी वेरी होती है, इसमें स्ट्रॉन्ग भी होती है, इसमें वीक मैग्नेट भी हो सकती हैं। लेकिन परमानेंट मैग्नेट जो है ना, इसमें फिक्स होती है, इसमें जो भी स्ट्रेंथ है वो फिक्स रहती है मैग्नेट की। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है इलेक्ट्रोमैग्नेट में पोलैरिटी कैन बी रिवर्स्ड। जो भी हमारी मैग्नेट होती है, लाइक सॉफ्ट आयरन हमने यहां पर लिया है, इसकी जो भी पोलैरिटी है उसको रिवर्स किया जा सकता है। जैसे इस तरफ साउथ पोल है, इस तरफ नॉर्थ पोल है, तो इसको अगर पलट कर रख देंगे तो हमारे पास इस तरह से भी हम इसको कर सकते हैं। नॉर्थ पोल हम इस तरफ बना सकते हैं, साउथ पोल हम इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। जो भी पोलैरिटी यानी कि उसके पोल्स जो हैं उनको भी चेंज किया जा सकता है। इसके अलावा यहां पर कहा गया है जनरली स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होती हैं ये ज्यादातर स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स होती हैं। अगर हम परमानेंट मैग्नेट्स की बात करें तो इनकी पोलैरिटी को रिवर्स नहीं किया जा सकता है, इनका साउथ पोल और नॉर्थ पोल फिक्स होता है, उसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं। और जो परमानेंट मैग्नेट्स होती हैं वो जनरली वीक मैग्नेट्स होती हैं, जो स्पीकर्स वगैरह में यूज करते हैं वो वीक मैग्नेट्स होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स, ये बात भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट में क्या डिफरेंस होता है ये भी मैंने आपको यहां पर एक्सप्लेन कर दिया है। तो जो भी हमारा सोलिनॉइड वाला कॉन्सेप्ट था वो हो जाता है कंप्लीट। चैप्टर में हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है फोर्स से रिलेटेड। अब फोर्स किस तरह की होगी, इसमें दिया है फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। कोई मैग्नेट हमारे पास है और कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो उनके बीच में कोई ना कोई फोर्स होती है। ऐसा बताया था किसने भैया, एंड्रे मेरी एम्पियर ने। उनकी ये डेट ऑफ बर्थ है और ये इनका लास्ट ईयर है, ठीक है। ये ईयर याद रखने की जरूरत वैसे साइंस सब्जेक्ट में नहीं होती है। सो एंड्रे मेरी एम्पियर ने कहा था, सजेस्ट किया था, सजेस्टेड that the magnet must also exert an equal and opposite force on the current carrying कंडक्टर। जो भी मैग्नेट होती है वो भी इक्वल फोर्स, इक्वल और अपोजिट फोर्स एग्जर्ट करती है जो भी करंट कैरिंग कंडक्टर होता है उस पर। यानी कि अगर हमारे पास कोई मैग्नेट है, जैसे यहां पर मैग्नेट है और हमारे पास यहां पर एक कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, इस कंडक्टर को हम यहां पर कनेक्ट कर देते हैं एक इलेक्ट्रिक सर्किट से। जब यहां पर की लगाई जाती है, स्विच ऑन किया जाता है, तो जो भी ये कंडक्टर होता है ये अट्रैक्ट होता है, ठीक है। जैसे ये नॉर्थ पोल की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है अभी। इसके बाद उन्होंने ये ऑब्जर्व किया, अगर हम बैटरी को पलट देते हैं, अभी बैटरी का पॉजिटिव इस तरफ है, नेगेटिव इस तरफ है, अगर हम बैटरी को पलट देते हैं, करंट की डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, तो जो हमारा यहां पर कंडक्टर है उसकी भी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, वो साउथ पोल की तरफ फिर अट्रैक्ट होता है। ये समझ में आया उनको कि जो भी यहां पर कंडक्टर हमारा है, कंडक्टर ए भी कहेंगे हम इसको, जब इसमें करंट पास होता है तो ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है। यानी कि जो मैग्नेट होती है वो इस पर फोर्स एग्जर्ट करती है, इसको अट्रैक्ट करने के लिए या फिर रिपेल करने के लिए। अब जो भी ये एक्सपेरिमेंट किया गया, ये एक्टिविटी की जाती है, इससे कुछ पॉइंट्स हमें समझने पड़ेंगे। पहला पॉइंट यहां पर दिया गया है, द डिस्प्लेसमेंट इन कंडक्टर इज मैक्सिमम व्हेन डायरेक्शन of current is a right angle to the direction of magnetic field। ये ऑब्जर्व किया गया कि जो भी डिस्प्लेसमेंट है, यहां पर जो भी डिस्प्लेसमेंट होता है कंडक्टर का वो मैक्सिमम होता है। कब मैक्सिमम होता है, जब डायरेक्शन ऑफ करंट इज एट राइट एंगल, जब करंट की डायरेक्शन राइट एंगल पर होती है। इस राइट एंगल वाले कॉन्सेप्ट से मतलब जो भी हमारा यहां पर डिस्प्लेसमेंट है और डायरेक्शन ऑफ करंट है, ये दोनों को राइट एंगल पर अगर होते हैं तो डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड। सिंपल वे में इस पॉइंट को अगर मैं एक्सप्लेन करूं, अगर करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में राइट एंगल बनता है तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो मैक्सिमम
दिखाई देता है, मैक्सिमम पाया जाता है। इस एक्टिविटी से ये ऑब्जर्व किया जाता है। इसके अलावा एक और ऑब्जर्वेशन यहां पर निकल कर आती है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स रिवर्स्ड व्हेन करंट डायरेक्शन चेंज। अगर करंट की डायरेक्शन, पहले मान लो करंट की डायरेक्शन अगर इस तरह से है, अगर करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दिया जाता है तो जो फोर्स है वो भी रिवर्स हो जाती है। ठीक है, ये तो हम पहले भी समझ चुके हैं, क्योंकि डिफ्लेक्शन जो था, अगर हम करंट की डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, डिफ्लेक्शन अगर इस तरह से था तो करंट की डायरेक्शन चेंज करने पर डिफ्लेक्शन जो है कंपास में वो भी चेंज हो जाता है, तो फोर्स जो है वो भी रिवर्स हो जाती है करंट की डायरेक्शन में चेंज करने पर। बिल्कुल सिंपल, ये दो पॉइंट ऑब्जर्व किए जाते हैं। हमारे पास यहां पर जो कंडक्टर है वो क्या करता है भैया, करंट चेंज होने पर अपनी डायरेक्शन जो होती है, फोर्स जो होती है, उसमें वो चेंज कर लेता है। इसका मतलब क्या होगा कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड ये कंडक्टर बनाता है वो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो जाती है। जो भी हमने ये दो पॉइंट ऑब्जर्व किए हैं, इन दोनों पॉइंट्स को और डिटेल में समझेंगे। जो भी यहां पर करंट है और मैग्नेटिक फील्ड है, इनके बीच में राइट एंगल किस तरह से बनता है, इसको हम समझेंगे फेल्मिंग के लेफ्ट हैंड रूल से। लेफ्ट हैंड रूल को समझने के लिए मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पर। जो भी हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर होता है, मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स एक्सर्ट करता है। तो जो भी करंट है, फोर्स है और मैग्नेटिक फील्ड है, इनमें किस तरह से रिलेशन होता है, कब ये मैक्सिमम होती है, इसको बहुत आसान तरीके से शो किया जाता है फेल्मिंग के लेफ्ट हैंड रूल से। सिंपल है, यहां पर 3 पॉइंट हमें समझने हैं। फेल्मिंग के लेफ्ट हैंड रूल में हमें थंब की जरूरत होती है, फोर फिंगर की जरूरत होती है और मिडल फिंगर जो है उसकी जरूरत होती है। सो सबसे पहले फोर फिंगर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को शो करता है, मिडल फिंगर जो है वो करंट को शो करती है, थंब जो है वो फोर्स या फिर कह सकते हैं मोशन को शो करता है। अब आप ये एक्चुअल में जो रूल है लेफ्ट हैंड रूल, ये एक्चुअल में है क्या, देखो आपने अपना लेफ्ट हैंड लेना है, उसमें आपको मिडल फिंगर, फोर फिंगर और जो थंब होता है इसका यूज करना है। आपने इसको कुछ इस तरह से रख लेना है। ठीक है, यहां पर 90 डिग्री का एंगल है थंब और फोर फिंगर के बीच में। अगर यहां पर आओगे तो जो भी हमारी फोर फिंगर और मिडल फिंगर है इसके बीच में भी क्या है, 90 डिग्री का एंगल है। और जो हमारा थंब है और मिडल फिंगर है इसके बीच में भी 90 डिग्री का एंगल है। यानी कि ये तीनों जो चीजें हैं ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अब यहां पर हम याद करने की ट्रिक बता देता हूं आपको, काफी इंपॉर्टेंट ट्रिक है, याद कर लेना। आपने कभी ना कभी वो थंब फाइट वाला गेम खेला होगा जिसमें हम थंब से दूसरे वाले प्लेयर के थंब को दबा लेते हैं। ठीक है, तो थंब से हम क्या करते हैं, थंब फाइट करते हैं, और फाइट करने के लिए क्या जरूरत होती है, हमें फोर्स की जरूरत होती है। तो भैया थंब क्या शो करेगा, फोर्स को शो करेगा। इसके बाद फोर फिंगर आती है, इसको 1 मिनट के लिए साइड में रख देते हैं, मतलब यहीं पर रखते हैं, साइड में नहीं रख सकते इसको हम, इसको अभी इग्नोर कर देते हैं। उसके बाद मतलब थंब हो गया हमारा फोर्स के लिए, मिडल फिंगर की बारी आ जाती है। मिडल फिंगर, अगर हम किसी को मिडल फिंगर शो करते हैं, वैसे ये करना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है, सिर्फ मैं ट्रिक के लिए बता रहा हूं, याद करने के लिए इसको। अगर मैं किसी को मिडल फिंगर शो करता हूं तो उसको क्या लगता है, करंट लग जाता है कि इसने मुझे ऐसा कैसे कर दिया। तो मिडल फिंगर से सामने वाले को करंट लग जाता है, तो ये किसको शो करेगी भैया, करंट को शो करेगी। इसके अलावा हमारे पास फोर फिंगर बचती है, ये मैग्नेटिक फील्ड को शो कर देती है। ठीक है, थंब फाइट से हम फोर्स लगाते हैं तो थंब हो जाएगा फोर्स के लिए, ये किसी को हम दिखाएंगे तो उसको लगता है करंट, ये करंट को शो करेगी। बचा यहां पर मैग्नेटिक फील्ड, तो उससे फोर फिंगर को शो किया जाएगा। ये ट्रिक है, मुझे भी किसी ने बताई थी, मैंने आपको बता दी है। ठीक है, अब यहां पर जो भी हमारा हाथ है वो यहां पर बनाया गया है, इस पर भी मैं आपको शो कर देता हूं। जो भी थंब है, ठीक है, ये वाला हमारा थंब है। थंब जो है ये किसको शो करता है भैया, फोर्स को शो करता है। फोर्स या फिर कह सकते हैं ये मोशन को शो करता है। बहुत सिंपल चीज हो गई हमारी। फोर फिंगर जो है ये किसको शो करती है भैया, मैग्नेटिक फील्ड को। इसको इन शॉर्ट हम फील्ड लिख सकते हैं। और जो हमारी मिडल फिंगर है वो सामने वाले को करंट लगा देती है, तो ये शो करती है यहां पर करंट को। ट्रिक मैंने बताई है, अच्छी लगी हो तो इस ट्रिक को अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर जरूर करना है। ठीक है, ये होता है गाइज फेल्मिंग का लेफ्ट हैंड रूल। एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस बनते हैं, जो थंब रूल है और ये लेफ्ट हैंड रूल है, इन दोनों के। अब जो भी हमारा ये फेल्मिंग का लेफ्ट हैंड रूल है, या फिर जो करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है वो फोर्स एक्सर्ट करता है, इस प्रिंसिपल पर कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से डिवाइसेस जो हैं वो वर्क करते हैं। तो यहां पर है डिवाइस यूज करंट कैरिंग कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड और करंट कैरिंग कंडक्टर का
यूज करते हैं। जैसे भाई इलेक्ट्रिक मोटर होती है, जो हमारी छोटी छोटी मोटर होती हैं, बड़ी बड़ी मोटर होती हैं, सभी में यही मैग्नेटिक फील्ड और करंट कैरिंग कंडक्टर होते हैं। तो इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो भी इसी प्रिंसिपल पर काम करती है। जो इलेक्ट्रिक जनरेटर होते हैं वो भी इसी प्रिंसिपल पर काम करते हैं। लाउड स्पीकर्स में आपने देखा होगा मैग्नेट लगी होती है, तो वो भी इसी प्रिंसिपल पर काम करते हैं। माइक्रोफोन होते हैं, मेरे सामने ये माइक्रोफोन जो लगा हुआ है जिसमें मैं बोल रहा हूं, ये भी इसी प्रिंसिपल पर वर्क करता है। इसमें मैग्नेटिक फील्ड और करंट कैरिंग कंडक्टर दोनों चीजें होती हैं। ठीक है, इसी जो प्रिंसिपल यहां पर मैंने बताया है फेल्मिंग लेफ्ट हैंड रूल का, इसी प्रिंसिपल पर ये चारों चीजें काम करती हैं। ये एग्जाम्पल आपको याद करना है, एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आता है। तो जो भी हमारा ये कॉन्सेप्ट था करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, ये लेफ्ट हैंड रूल और इसके कुछ प्रिंसिपल्स के साथ हो जाता है कंप्लीट। अब जो हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है चैप्टर का, उसके लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। चैप्टर में हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट आता है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। जो भी हमारे घरों में सर्किट होते हैं उसकी बात यहां पर की जा रही है। तो सबसे पहले हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती कहां से है भैया? जो भी पोल लगे होते हैं वहां से तार कनेक्ट होते हैं, हमारे घरों में आ जाते हैं। इतना सीधा नहीं है। जो भी पोल होते हैं वहां से मेन सप्लाई में आती है वायर, मेन सप्लाई से फ्यूजेस की तरफ जाती है, फ्यूजेस से मीटर बोर्ड यानी कि मीटर में वायर जाते हैं। मीटर के बाद कहां पर होता है भैया? डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में चला जाता है, जिसमें बहुत सारी एमसी लगी होती हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के बाद जो हमारा हाउस सर्किट्स होता है वहां पे वायर्स चले जाते हैं, यानी कि जो हमारे घरों में सर्किट होता है उसको वो कनेक्ट हो जाते हैं। अब जो भी हमारे हाउस सर्किट होते हैं उसमें अलग अलग अप्लायंसेज लगे होते हैं, बल्ब लगा होता है, ट्यूब लगी होती है, हमारा कंप्यूटर लगा होता है, हमारा रेफ्रिजरेटर लगा होता है, एसी लगा होता है, टीवी लगा होता है। और ये सभी किस तरह से कनेक्ट होते हैं भैया? पैरेलल कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इलेक्ट्रिक सर्किट होता है हमारे घरों में, ये डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट होता है। अब इस डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में जो वायर्स यूज किए जाते हैं वो इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में याद आपने रखना है। सो वायर्स इन सप्लाई, इस सप्लाई में हमारे पास जो इस तरह से आपने देखा होगा बेडेड केबल्स होती हैं, उसके अंदर अगर हम उसको देखेंगे तो एक ब्लैक वायर होता है, एक रेड वायर होता है, एक ग्रीन वायर होता है, 3 वायर्स होते हैं। तो जो रेड वायर है भैया वो क्या होता है? उसको कहते हैं लाइव वायर। और जो ब्लैक होता है उसको कहते हैं न्यूट्रल वायर, ग्रीन को कहा जाता है अर्थ वायर। ये तीनों चीजें आपने याद रखनी होंगी। रेड को लाइव वायर कहा जाता है, लाइव वायर हमारा पॉजिटिव होता है। ब्लैक वायर को न्यूट्रल वायर कहा जाता है, वो नेगेटिव होता है। और ग्रीन जो है उसको अर्थ वायर कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हर बार आता है। आपने सुना होगा 220 वोल्ट यहां पर इंडिया में ज्यादातर सप्लाई की जाती है। तो 220 वोल्ट का मतलब होगा कि जो भी हमारा रेड वायर और हमारा ब्लैक वायर है इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 220 वोल्ट रखा जाता है। ठीक है, इसी का मतलब होता है 220 वोल्ट। पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 220 वोल्ट का होता है, इसी को हम कहते हैं पावर सप्लाई। ठीक है, कितने वोल्टेज है? 220 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस इन इंडिया इज 220 वोल्ट होता है। इंडिया में 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होता है जो भी लाइव वायर और न्यूट्रल वायर है उन दोनों के बीच में। ठीक है, जो भी हमारे इस तरह से वायर्स होते हैं इनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। ब्लैक जो है ये हमारा नेगेटिव वायर होता है, इसको क्या कहा जाता है भैया? न्यूट्रल वायर कहा जाता है। जो रेड वायर होता है वो पॉजिटिव वायर होता है, इसको लाइव वायर कहा जाता है। और जो हमारा थर्ड होता है ये अर्थ वायर होता है, ग्रीन कलर का जो होता है। इनके कलर के हिसाब से इनको आपके याद करना है। जो भी पॉइंट्स इस बॉक्स में मैंने बंद किए हैं ये सारे आपको पता होने चाहिए, इनमें कुछ ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, आसानी से आप याद कर लोगे। अब जो हमारा यहां पर ग्रीन वायर है, जैसे अर्थ वायर है, इसका काम क्या होता है? या फिर जो भी हमारी चीजें हैं डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट से, उनके लिए हमारे मतलब उनके रिलेटेड हमारे कुछ पॉइंट्स आते हैं। शॉर्ट सर्किट क्या होता है, इस तरह की चीजें हैं जो हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए उनकी। उन डेफिनेशंस को समझने के लिए मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पर।
जो भी डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं उसमें अर्थ वायर का काम क्या होता है। रेड वायर और ब्लैक वायर के बारे में पीछे वाले पेज पर हमने पढ़ा कि उस पे पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज होता है, अर्थ वायर पे तो कोई चार्ज होता भी नहीं है, तो ये क्यों लगाया जाता है, इसका काम क्या होता है। सो इसके बारे में दिया है, प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक इन केस ऑफ लीकेज ऑफ करंट। जो भी अर्थ वायर होता है ये लीकेज ऑफ करंट से हमें बचाता है। कैसे बचाता है? इट प्रोवाइड अ लो रेजिस्टेंस पाथ फॉर करंट इन केस ऑफ लीकेज ऑफ करंट। अगर कहीं पर करंट लीक होता है तो रेजिस्टेंस, जो लो रेजिस्टेंस पाथ है अर्थ वायर, वो प्रोवाइड कर देता है करंट को। और करंट को कहां पर भेज देता है भैया? अर्थ में। इसका नाम क्या है भैया? अर्थ वायर इसीलिए रखा जाता है क्योंकि ये अर्थ में अगर करंट कहीं पर लीक होता है तो ये अर्थ यानी कि जो हमारी पृथ्वी है ना, वहां पर करंट को ये भेज देता है। लो रेजिस्टेंस पाथ होता है तो बहुत जल्दी से करंट वहां पर अर्थ में चला जाता है और हमें ये प्रोटेक्ट रखता है किसी भी तरह की करंट लीकेज से। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात यहां पर अर्थ वायर के बारे में हमने समझ ली है। ये काम क्या करता है और किस तरह से करता है, दोनों चीजें समझ चुके हैं। अब आप कहोगे कि भैया शॉर्ट सर्किट क्या होता है? करंट जो लीकेज है वो एक शॉर्ट सर्किट ही हम कह सकते हैं। आपने देखा होगा कई जगह पर न्यूज वगैरह में कि शॉर्ट सर्किट वगैरह हुआ, आग लग जाती है। इस तरह की घटनाएं इंडिया में बहुत ज्यादा होती हैं। तो भैया शॉर्ट सर्किट क्या होता है और शॉर्ट सर्किट से किस तरह से बचा जा सकता है, सारी चीजें हमें समझनी पड़ेंगी। तो यहां पर दिया है, व्हेन लाइव वायर कॉन्टैक्ट विद न्यूट्रल वायर। आपको पता है ना, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर जो भी हमारे होते हैं, लाइव वायर कौन सा होता है भैया? हमारा रेड वायर होता है। और न्यूट्रल वायर हमारा कौन सा होता है? ब्लैक वायर होता है। तो जो भी हमारा रेड वायर और ब्लैक वायर एक दूसरे के कांटेक्ट में, डायरेक्ट कांटेक्ट में जब आ जाते हैं तो द रेजिस्टेंस बिकेम लो। जो रेजिस्टेंस है वो लो हो जाता है, दैट कॉज ओवरलोडिंग। और उसकी वजह से ओवरलोडिंग हो जाती है। रेजिस्टेंस लो होने से जो फ्लो ऑफ करंट है वो बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, रेजिस्टेंस जितना कम होगा फ्लो ऑफ करंट उतना ही बढ़ जाता है। फ्लो ऑफ करंट बढ़ने से ओवरलोडिंग हो जाती है और शॉर्ट सर्किट हो जाता है। शॉर्ट सर्किट में चिंगारियां निकलती हैं जिसकी वजह से कई जगह पर आग भी लग सकती है। अब आप कहोगे भैया ये ओवरलोडिंग क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है ये ओवरलोडिंग? तो ओवरलोडिंग इज लाइक, जैसे ये बाल्टी है, बाल्टी में हम पानी डालते जा रहे हैं, पानी डालते जा रहे हैं, तो वो एक टाइम पर आकर भर जाएगी और इसमें से पानी जो है वो स्प्लैश आउट होगा, बाहर की तरफ निकलेगा। ठीक है, इसी को ओवरलोडिंग कहा जाता है। हम कहेंगे यहां पे क्या हो रहा है? पानी की ओवरलोडिंग हो रही है। तो यहां पर जो भी हमारे सर्किट होते हैं उनकी भी एक कैपेसिटी होती है। कैपेसिटी से ज्यादा करंट अगर आ जाता है तो उसको ओवरलोडिंग कहा जाता है। तो यही डेफिनेशन यहां पर हमें मिलेगी। व्हेन करंट ड्रॉन इज मोर देन करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर इज रिजल्टिंग ओवरलोडिंग। अगर करंट ड्रॉन जो है वो ज्यादा हो रहा है, जो भी हमारा कंडक्टर होता है, हमारे अप्लायंसेस होते हैं, उनमें करंट ज्यादा आ जाए जितनी उनकी कैपेसिटी हो उससे, तो इसी को ओवरलोडिंग कहा जाता है। और ओवरलोडिंग होने से जो हमारे डिवाइसेस होते हैं, अप्लायंसेस होते हैं, वो डैमेज हो जाते हैं, वो खराब हो जाते हैं। अब जो भी हमारा ये शॉर्ट सर्किट है, ओवरलोडिंग है, इनसे कैसे बचा जाए? तो उसके लिए सेफ्टी डिवाइसेस का यूज किया जाता है। कौन कौन से सेफ्टी डिवाइसेस होते हैं ये समझना है, तो उसके लिए हम आ गए हैं नेक्स्ट पेज पर। सेफ्टी डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं? जैसे भैया इलेक्ट्रिक फ्यूज हमारे होते हैं, इसी तरह से हमारे अर्थ वायर जो है ये भी एक सेफ्टी डिवाइस होता है, एमसीबी कहा जाता है। एमसीबी बॉक्स आपने देखा होगा, हर घर में लगा होता है, एमसीबी का यूज किया जाता है। एमसीबी की फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। इसको कहा जाता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये सर्किट को ब्रेक कर देता है जिससे जो भी ओवरलोडिंग है वो रुक जाती है। अगर हमारा जो भी सर्किट है वो ही ब्रेक हो जाएगा तो करंट का फ्लो वहीं पर रुक जाता है। तो जो भी हमारा यहां पर सेफ्टी डिवाइसेस हैं कौन कौन से हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहां पर एक बात रखी गई है, द जूल हीटिंग दैट टेक प्लेस इन फ्यूज मेल्ट इट टू ब्रेक द इलेक्ट्रिक सर्किट। जो भी इलेक्ट्रिक फ्यूज होते हैं, देखो मैंने आपको बता दिया है, अर्थ वायर जो होता है उसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया है। एमसीबी का काम क्या होता है? ये सर्किट को ब्रेक कर देता है। जो हमारा यहां पर इलेक्ट्रिक फ्यूज है ये किस तरह से वर्क करता है? द जूल लो हीटिंग टेक प्लेस इन द फ्यूज मेल्ट इट टू ब्रेक द इलेक्ट्रिक सर्किट। जो भी इलेक्ट्रिक फ्यूज होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत
कम होता है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक कहीं पर भी इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट होता है तो वहां पर हीटिंग होती है। ठीक है, जूल लॉ ऑफ हीटिंग होती है और इलेक्ट्रिक फ्यूज के कम हीटिंग में ही वो मेल्ट हो जाता है। अगर वो वायर फ्यूज में लगा हुआ मेल्ट हो गया तो क्या होगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा। सर्किट ब्रेक होने से जो भी ओवरलोडिंग है या शॉर्ट सर्किट की समस्या है तुरंत खत्म हो जाती है। तो जो भी हमारे घर होते हैं उनमें इन सेफ्टी डिवाइसेस का होना बहुत जरूरी होता है। जो भी हमारे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं, अर्थ वायर भी सबसे जरूरी होता है। सो जो भी हमारे ये सेफ्टी डिवाइसेस हैं तीनों के बारे में मैंने डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो जो भी हमारा ये चैप्टर है इसी लास्ट कॉन्सेप्ट के साथ हो जाता है कंप्लीट। उम्मीद करता हूं चैप्टर के सभी कॉन्सेप्ट आपको इजीली समझ आ गए होंगे। अगर आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना है, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कर देना है। जितने भी नए स्टूडेंट्स आते हैं ग्रीन बोर्ड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मैथ की, साइंस की वीडियोस जो हैं क्लास 10th की इसी तरह से चैनल पर आती रहेंगी। इसके अलावा ग्रीन बोर्ड ऐप को डाउनलोड कर लेना है, वहां पर आपको लाइव क्लासेस में मैं मिलूंगा। लाइव अगर पढ़ना है तो ग्रीन बोर्ड ऐप पर आ जाओ, मैथ को भी पढ़ा देंगे, साइंस को भी पढ़ा देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं आपसे मिलूंगा इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में।